स्पेसिफिक रीजंस और उनको समझने की ज़रूरत है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जिस वक्त हमने इतनी एफर्ट के साथ 60 बरस के बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अचीव की और उसके बाद ये वाक़यात इस तरह के पेश आ रहे हैं कि हमें यानी मतलब रूल ऑफ लॉ का ही कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं जैसे कि यहाँ इंसाफ कोई करता ही नहीं है। ठीक, अच्छा शामिद साहब, ये जावेद इकबाल साहब की जो बात है कि कानून हाथ में लेने वाली और फिर नौजवानों में जिस तरह से शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, अदम बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, इस सारे रुझान को, इस माशरती रुझान को, बल्कि मैं तो इसे सियासी और मजहबी रुझान भी कहूंगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि ये बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो भारत है हमारा हमसाया, वो हमें चैन नहीं लेने दे रहा। वो हर जगह हमारे लिए मुश्किल पैदा करता है, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी। अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। वहां अमेरिका और नेटो की फोर्सेज आ रही हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और हमारे कबायली इलाके और अफगानिस्तान ये मिले हुए हैं। हम और अफगानिस्तान एक तरह से जुड़वा भाई हैं, हमारे हिस्से जुड़े हुए हैं आपस में। वो असरात बहुत से मिलके उन्होंने हमें शिद्दत पसंदी पैदा की है। क्या कश्मीर आजाद हो चुका है? वहां भी ताकत के जरिए से काम हो रहा है। क्या फलस्तीन के मसाइल हल हो चुके हैं? देखिए, अब तो वो शामिद साहब हमें अपने मसाइल इतने हैं ना, अब तो हमें अपने मसाइल इतने आ गए हैं हमारे सामने कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, पहले तो उस पर हमें काबू पाना है, बर्दाश्त अपने अंदर माशरती रवैयों में, जो मेरा बुनियादी सवाल है। बात दुरुस्त है, लेकिन बर्ड फ्लू जो है और स्वाइन फ्लू होता है जनाब उसके बरतानिया में, तो उसके असरात यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ हम कोई जजीरा बना के नहीं बैठे हुए। जब हमारे इर्द गिर्द पूरे आलम इस्लाम में एक खास जज्बे परवान चढ़ रहे हैं, तो हम उनसे कैसे अपने आप को अलग करें? तो जरूरत इस बात की है कि पहले अमेरिका की और नेटो की फोर्सेज यहाँ से रुखसत हो। हम पर दिन रात ड्रोन हमले होते हैं, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारे मासूम शहरी मारे जाते हैं। ठीक, मगर आपका क्या कहने का मकसद है, अगर अमेरिकी ये फौजें चली जाती हैं और जो रुझानात हमने देखे मुआशरे में जो शिद्दत पसंदी हो रही है वो कम हो जाएगी? अब बिल्कुल कम हो जाएगी, हम उन पर काबू पाने की पोजीशन में होंगे, हमारी स्टेट मजबूत होगी। देखिए, स्टेट जब मजबूत होगी उसकी रिट चलेगी और यहाँ जमहूरियत होगी और कानून की हाकिमियत होगी। ये पैकेज डील है, बहुत सी चीजें मिलके कोई इलाज करना है, कोई परहेज करनी है। ठीक है, मगर शामिद साहब ये जो हुकूमतों वाली बात है, ये तो 2000 जब 9/11 का वाकया उससे पहले का मामला है। अच्छा, मैं आपकी जानिब जरा वापस आऊंगा। जावेद इकबाल साहब, जो अदालतों वाला मामला है, अभी ये पिछले कितने अरसे में आपने ये रुझान देखा है जो शिद्दत पसंदी यहाँ पर बढ़ी है? क्या ये बतदरीज हमारे मुआशरे का हिस्सा बनी है या फिर जो है वो जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया था कि अब आकर ये वाकयात ज्यादा हो गए हैं? नहीं, अब आके वाकयात ज़्यादा हो गए हैं। पहले इस तरह की कैफियत नहीं थी, हालांकि उस वक्त जुडिशरी आज़ाद नहीं भी थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर 10 साल के बाद तो फौज आती रही है और वो हमेशा PCO के तहत जज साहबान को ओथ लेनी पड़ती रही है। लेकिन इसके बावजूद इंसाफ तो मिलता रहा है। और जब ये स्टेज आई कि ख़ास तौर पर ये जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जिसमें जुडिशरी का बिल्कुल ही एक तरह से खात्मा कर दिया गया, तो उस वक्त जो तहरीक यहाँ पे चली, वकला साहबान ने वो तहरीक चलाई और उसके साथ दूसरे आम यानी कह लीजिए कंसर्न सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल हो गए। और उसके सबब मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का एक दफ़ा फिर 60 बरस के बाद एक यानी रुझान इंडिपेंडेंस का उसमें आया और सुओ मोटो नोटिस देने पड़े, क्योंकि एग्जेक्टिव की जहाँ भी कोई कमी होती थी तो कोर्ट जो था वो इंटरफेयर करता था। अगर ये सारी चीजें जावेद इकबाल साहब क्या अभी काम कर रही हैं? लोगों को पता है ये सब चीजें होती हैं, कोर्ट खुद नोटिस लेता है, लेकिन लोग आजाद है, मगर उसके बावजूद ये सब कुछ तो हो रहा है ना हमारे माशरे में। ये दुरुस्त है इनको, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनको एहसास होना चाहिए, जो हाकिम है उनको भी एहसास होना चाहिए और जो एक तरह से महकूम है उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस है तो फिर रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करने दें और अपने जज्बात की रौ में मत बहें और जुडिशरी पर छोड़ दें। अब जो कुछ भी सूरत इस वक्त है ये एक तरह से जुडिशरी के हाथ यानी बांधने की एक तरह से कोशिश है। अच्छा, शामी साहब, आपने जावेद इकबाल की बात सुनी और अदलिया के हवाले से भी हमने बात की। ये जो तशद्दुद की लहर है, लोग का कानून को अपने हाथ में लेते हैं, मैं ज़रा इसकी जानिब वापस आऊँगा। और हमारी जो सियासी मजहबी जमातें हैं ख़ास तौर पर इस चीज़ को जिस तरह से एक्सप्लॉइट करती है, आपको लगता है ये फ़िरका वारियत और जिस तरह से इसको हवा दी जाती है, सियासी जमातें अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करती हैं? नहीं, देखिए, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा होता है, लेकिन ये जुज़वी हकीकत है।
بنیادی بات دیکھیے آپ، یہ جو واقعات ہیں، اندرا گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ اس کے گارڈوں نے قتل کیا. راجیو گاندھی کو کس نے قتل کیا ہے؟ خود کچھ بمبار نے قتل کیا. تو واقعات تو ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو واقعات ہیں ہمیں ان کو ایک واقعے کے طور پہ. مگر شامی صاحب یہاں پر جو ہے وہ ان کو چاہے اس میں نیم رضامندی ہو، چاہے اس پر خاموشی ہو، اس سب کی ایک طرح سے اپروول دی جاتی ہے. دیکھیے وہاں جب اندرا گاندھی کے جو سکھ قاتل تھے ان کی سمادھی پہ بڑے پھول چڑھے ہیں. ان کو سکھوں نے، بعض سکھوں نے، انتہا پسندوں نے ان کو شہید بنایا ہے، اور آج بھی ان کی سمادھی جو ہے ویران نہیں ہے. یہ اس طرح کے جذبے اور رویے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں پاکستان میں ہر قیمت پر قانون کی حاکمیت کو قائم کرنا ہوگا. اگر ہم یہ سیاسی جماعتیں ساری سمجھ لیں، اگر یہ اس پہ ڈٹ جائیں گی تو مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی جو پارا ہے آہستہ آہستہ نیچے آئے گا. ان کو آنا پڑے گا نیچے، کیونکہ قانون جو ہے. جاوید اقبال صاحب اس مسئلے کے حل کی جانب آنا چاہتا ہوں. یہ سارے معاملات، یہ اس طرح سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اب اس ساری چیز کو خراب ہونے میں اتنا عرصہ لگا ہے، ہمارے معاشرتی رجحانات جس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں، آپ کو ابھی اس وقت کیا لگتا ہے کیا ایسا کام، کون سا ایسا پہلا قدم ہوگا کہ جو ہمیں اٹھانا ہوگا ایسے معاشرتی رجحانات کو بدلنے کے لیے؟ جی جاوید اقبال صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. جی آپ سے یہ سوال تھا کہ کیا کہتے ایسا پہلا کون سا قدم ہوگا جو ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت جو ہماری حکومت کو اٹھانا چاہیے یا ہمارے معاشرے کو اٹھانا چاہیے کہ جو شدت پسندی ہے یا یہ تشدد پسندانہ رویے ہیں ان کو تھوڑا کم کیا جا سکے؟ اس کو میں تو عرض کر رہا ہوں، یہاں تو حکومت جو ہے وہ اس قسم کے بعض اوقات فیصلے کرتی ہیں کہ اس طرح عمل کیا جائے گا اور اس کے بعد وہی فیصلہ واپس لے لیا جاتا ہے. پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی اس وقت مشکلات ہیں اس ملک کو، خاص طور پر بجلی نہیں ملتی، گیس نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ اور جو شدت کی اور بھی کئی ایسی صورتیں ہیں، پاپولیشن کا ایکسپلوژن، اور ساری یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے کہہ لیجیے عقائد سے نہیں ہے. یہ چیزوں کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے. ان کو تو آپ کہہ لیجئے دنیا دارانہ نقطہ نگاہ سے ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے. جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے کہ کس قسم کا آپ کا سلیبس ہو بچوں کو پڑھانے کے لیے، کس قسم کی ضرورت ہے ان کو اسکولوں کی، اور یہ مکتب جو ہیں، یہ جو مدرسے ہیں، ان کو کسی طرح افیلیٹ کرنا چاہیے. یہ جو نقطہ ہے نا، آپ نے ابھی بات کی کہ عقائد سے ہٹ کر یہاں پر جو ہے وہ شدت پسندی جو سامنے آ رہی ہے، اور جو ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، دفاتر جلائے گئے اور اس کے بعد گھروں کو آگ لگائی گئی، املاک کی توڑ پھوڑ کی گئی. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تشدد پسندی، یہ انتہا پسندی ہمیں کہاں سے ہے؟ اس بارے میں مجیب الرحمان شامی اور جاوید اقبال سے ہم بات کریں گے دنیا اسپیشل میں اس بریک کے بعد.